और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और इस सत्र का संचालन करेंगे इंडिया न्यूज राजस्थान के एडिटर मनु शर्मा जी। तालियों के साथ जोरदार स्वागत इन दोनों का। हमारे खास मंच का पहला सेशन रघु शर्मा जी के संग। साथियों, इंडिया न्यूज का एक खास कार्यक्रम मंच जो है आज आयोजित किया जा रहा है राजस्थान में। देश के अंदर लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, जिसमें सबसे पहले हमारे अतिथि हैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले डॉक्टर रघु शर्मा, जिनकी लगभग 3 दशक से राजनीति के अंदर उन्होंने धमक बना रखी है और अजमेर से सांसद भी रह चुके हैं, केकड़ी से, और वर्तमान के अंदर राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय और एक प्रमुख जो मीडिया जगत से जुड़ा हुआ सीधा विभाग है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उसको उन्होंने संभाला हुआ है। उनका स्वागत है ITV नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम और इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच में। रघु जी, आप हमेशा से जनता के जो सीधे सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए काफी लोकप्रिय भी हैं कि जनता के कहीं भी कोई कार्यक्रम हो जिसके अंदर सीधे तौर पर पहुंच करके आप करते हैं, तो इसीलिए हम जनता के सवालों को आपके बीच में लेकर के आए हैं चुनावों से पहले। तो आप तैयार हैं इसके लिए? तो लगभग 3 दशक से आप राजस्थान की राजनीति के अंदर बनाए हुए हैं अपनी धमक, और इसके अलावा जो विभाग आपने संभाले हुए हैं और राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब चुनाव में दी हुई है, कैंपेनिंग कमेटी के भी आप चेयरमैन हैं। ये सारी जिम्मेदारियां आपके पास में हैं और छात्र जीवन से आपने संघर्ष शुरू किया था राजनीति का, विधानसभा में भी काफी संघर्ष किया और उसके बाद में संसद तक आवाज पहुंचाई राजस्थान की। तो हम जानना चाहेंगे ये सफर कैसा रहा आपका, क्या अनुभव आपके रहे, और अब जो राजस्थान के अंदर आप महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं? देखिए, एक साधारण परिवार में आदमी जन्म लेता है, वो भी ग्रामीण परिवेश में, उसका राजनीति में आना और कुछ सफलता हासिल करना ये अपने आप में एक चुनौती है। और मुझे सौभाग्य है इस बात का कि मैं एक बहुत राजस्थान के ग्रामीण अंचल में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। पढ़ने के लिए फिर मैं जयपुर आया। राजनीति में शुरू से रुचि थी। हमने छात्र राजनीति की लंबे समय तक, आंदोलन भी किए खूब, कई बार जेल गए, दसियों मुकदमे लगे उस वक्त। संघर्ष से ही आज जो कुछ मंजिल हमने प्राप्त की है, क्योंकि लगातार छात्र राजनीति में रहते हुए कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए धरने, प्रदर्शन, जयपुर बंद, लोगों की समस्याएं, स्पेशली यूथ जनरेशन की, स्टूडेंट्स की, उनको दूर करने के लिए सुबह से शाम तक एक जुनून सवार रहता था। ना हमारे पास कोई आर्थिक साधन थे, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति और हमारा संकल्प कि हमको सार्वजनिक जीवन में रहना है। और हमने उस रास्ते पर कई कठिनाइयां आई। यूथ मूवमेंट भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का मैंने चलाया राजस्थान में, और उसके बाद पेरेंटल पार्टी कांग्रेस पार्टी में अनेक पदों पे हमने संगठन का काम किया। चुनावी राजनीति भी की, उसमें भी खट्टे मीठे अनुभव रहे, चुनाव हारे भी और चुनाव जीते भी। और आज कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुझे जिम्मा दिया है राजस्थान सरकार में। सर, यही पूछना चाह रहे हैं कि जो चुनाव समिति में जो आपको कैंपेन कमेटी का जिम्मा दिया गया है, दूसरी तरफ आपके पास बड़े महत्वपूर्ण विभाग भी हैं जिसके अंदर चिकित्सा और सूचना जनसंपर्क, किस तरीके से तालमेल बना करके कैसे काम इसको आगे बढ़ा रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 18 घंटे कम से कम आपको काम करना पड़ेगा। आज इस चुनावी, जबकि चुनाव चल रहे हैं, अभी तारीखों की घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशन पहले फेज के भर चुके हैं लोग बाग, इस दौर में हम पॉलिटिकल काम भी करते हैं। टूर प्रोग्राम बन रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स हो रही है, प्रत्याशियों के चयन का काम एक तरफ चल रहा है, तो रात को
9-10 बजे जब भी फ्री होंगे 12-1 बजे तक डिपार्टमेंट की फाइल भी देख रहे हैं। क्या आगे करना है 2 महीने में, वो डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है। राजस्थान में हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया प्रदेश की जनता से कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम राजस्थान में राइट टू हेल्थ ये लेके आएंगे। और मुझे खुशी है कि पिछले 2 महीने से मेरे विभाग ने इस पे व्यापक तैयारी की है। अब ये जो तैयारी है इसको पब्लिक डोमेन में हम लेके आएंगे, जनता के सुझाव हम लेंगे ताकि राजस्थान में बेहतर चिकित्सा का वातावरण और अधिकार लोगों को मिले। दूसरी चीज, राजस्थान में क्रॉनिकल डिजीज, चाहे कैंसर है, हार्ट की डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम, 50 तरह की डिजीज आज हो रही है। इम्यून सिस्टम आदमी का कमजोर हो रहा है। इसकी बेसिक जड़ में अगर हम जाएं तो जिस तरह से आज अडल्ट्रेटेड मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में आम चीज हो गई है बिकना, हमने सरकार संभालते ही पहला काम किया कि राजस्थान में व्यापक रूप से ये जो मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये तैयारी भी सरकार की चल रही है कि अडल्ट्रेशन के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ विधानसभा में कानून लेके आएंगे और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान राजस्थान में होगा ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं हो। तीसरी चीज है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, जितने हमारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, हम उनको भी ये चाहते हैं कि वो जनता को लूट नहीं पाए। जो भी आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाएगा तो उसके लिए हमारा अपना सिस्टम काम करेगा। हम निर्धारित करेंगे कि आप कितना उनसे पैसा लेंगे, पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम होगा और इस पे भी एक्ट हम लेके आ रहे हैं। राजस्थान में जितनी पीएससी, जितनी सीएससी है, पीएससी का मतलब है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएससी का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। हम राजस्थान में जो आए दिन मौसमी बीमारियों का कहर चलता है, कभी गर्मी के मौसम में अलग तरीके की मौसमी बीमारी आती है, सर्दी में अलग तरीके की स्वाइन फ्लू की आती है। मैंने विभाग का जिम्मा संभालते ही पूरे राजस्थान में दौरा भी किया, बॉर्डर पे भी गया हूं मैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पे 14 किलोमीटर दूर गडरा रोड तक हम गए, एक एक छोटे छोटे पीएससी और सीएससी को विजिट किया हमने। क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, हमारा फोकस उस पे है, क्योंकि राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ काम एक भारी भरकम महकमा हमारे पार्टी नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी जिम्मेदारी में रखा है, तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। क्योंकि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में इस डिपार्टमेंट के अंदर चर्चाएं जिस तरह की होती थी कि बदनामी के कगार पे खड़ा था डिपार्टमेंट, हमें 2 चुनौतियों पर लड़ना है। एक, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने पहले दिन बोल दिया कि इस डिपार्टमेंट में जीरो टॉलरेंस एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। और ये 5 साल रहेगी सरकार, हम आपको करके दिखाएंगे कि ये जो अंगुलियां उठती है ना कि ट्रांसफर में पैसे खा गए और जगह पैसे खा गए, इससे बदनामी होती है डिपार्टमेंट की। आप असली काम, जो जिम्मेदारी आपकी है लोगों की सेहत को संभालने की, नए नए इनोवेशन करने की। रघु जी, आपके बातों की आपने बताया क्या आप आगे करने वाले हैं, लेकिन मैं अब चुनावों से संबंधित हम इसमें चर्चा करना चाह रहे हैं खास कार्यक्रम में। आपने मेरे को कहा कि मैं डिपार्टमेंट का काम के बारे में, डिपार्टमेंट का आपको कहा था, मैं अब चुनावों के बारे में आना चाह रहा हूं कि टिकटों का वितरण आपने भी कर दिया, लगभग 19 जो है टिकट घोषित कर दिए। लेकिन कांग्रेस में जो टिकट देने की जो प्रक्रिया है वो लगता नहीं कि काफी देर से शुरू होती है और इसके अंदर इतनी माथापच्ची और मशक्कत चलती है कि प्रत्याशी जो है, अब आपको नहीं लगता कि उनको समय बहुत कम मिल पाता?
और हम हमारे शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं, पार्टी की ब्लॉक यूनिट से, जिले से, सी हमारी जो स्टेट इलेक्शन कमेटी है उनसे, जितने लोग पार्टी में काम कर रहे हैं उन लोगों की राय शुमारी के बाद में अगर कोई चीज़ तय होती है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के लिए स्वस्थ परंपरा है। समय लग जाए, 2 तारीख से नॉमिनेशन है, जल्दी क्या है। चुनाव आयोग ने 2 अप्रैल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की। फर्स्ट हमारी 29 तारीख को काफी बड़ा होता है, प्रत्याशियों को जो प्रचार प्रसार का समय मिलना चाहिए वो कम नहीं मिल पाता उनको। ऐसा कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा जो 5 साल फील्ड में नहीं है या जिसके संपर्क नहीं है किसी न किसी रूप में, वो जनता से जुड़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये 19 दिन में पार्टी प्रत्याशी लोगों के बीच में जाएगा और चुनाव जीत के आ जाएगा? पार्टी का खुद का कैडर होता है, पार्टी का काम होता है, प्रत्याशी खुद लोगों से कितना कनेक्टेड है, ये सारी चीजें एस्पेक्ट हैं जिनको देखना पड़ता है। मुझे टिकट के वितरण की बात आ रही है, 2009 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव लड़ा था जिन आपके पार्टी के सदस्यों ने, बाद में विधानसभा का चुनाव जीत गए, लग नहीं रहा कि उनमें से कुछ लोग मैदान में उतरने चाहिए थे, कुछ पीछे भी हट रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए कि वो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। प्रत्याशियों के चयन के लिए वो नहीं लगता कि काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है और आप अगर ये समझते हैं कि जिन लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया तो हमारे पास लोकसभा में उम्मीदवार नहीं है, तो ये गलतफहमी होगी। कांग्रेस पार्टी में नई पीढ़ी आ रही है, हमारे अग्रिम संगठन है, 5 साल तक काम करते हैं बराबर। अब एक बात बताइए कि नए लोगों को मौका कब मिलेगा? नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों का समन्वय हमारी पार्टी का एक मूल उद्देश्य रहता है कि दोनों को आगे बढ़ाना है। जी, विधानसभा चुनाव में एक नारा चला था कि मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो आपको लगता है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, यहाँ की सरकार के खिलाफ में, उसके बाद में कांग्रेस जीत करके आ गई, आपको लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई है और इस मोदी जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं इसके अंदर कुछ लगता है? देखिए, ये नारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया था, ये आम आदमी ने नहीं लगाया था, ये वसुंधरा जी से तंग आके में लगता था, ये बीजेपी के लोगों ने लगाया था ये नारा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे। लेकिन अब आम जनता लगा रही है कि मोदी तेरी खैर नहीं। आप देखिए, जिस तरह से 2014 के चुनाव के पहले, अभी हमने राजस्थान में 51,000 बूथ हैं, हमारे बीएलए हैं जितने 200 विधानसभा क्षेत्रों में, पूरे बीएलए को ट्रेंड किया पूरे सब जगह राजस्थान के अंदर, और हमने फिल्म दिखाई वहां पे। आजकल जो अभी मैं बोल रहा हूं ना आपके सामने, ये आप 10 साल बाद भी देख सकते हो कि रघु शर्मा ने कौन से सब्जेक्ट पे कौन सी बात बोली थी। तो मैं बच नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले महंगाई के मुद्दे पे क्या बोला था? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार, महंगाई कम हो गई। पेट्रोल डीजल पे प्रदर्शन हुआ था, गैस के सिलेंडर लेके बैठे थे ये लोग। आज 400 रुपए में बिकने वाला यूपीए में गैस सिलेंडर कैसे 1,000 रुपए के पार हो गया? जवाब है मोदी जी के पास। आप मेरे को बताइए, बहनों और भाइयों, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा, नौजवानों को। बनाइए मेरी सरकार। बन गई मोदी जी की सरकार। सरकार को भी यहाँ बने हुए लगभग है, आपकी सरकार को बने हुए यहाँ लगभग 3 नहीं, मेरी बात सुनिए आप। अभी आपने कहा कि मोदी तुझसे बैर नहीं है ना, आपने बोला अभी, अब बैर ही मोदी से है, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोला सफेद। एफडीआई पे नरेंद्र मोदी जी के व्यूज क्या थे वो हमने दिखाया, विजुअल्स। जीएसटी पे, मेरे जीते जी मैं जीएसटी लागू नहीं होने दूंगा, ये स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी के। और उसके बाद पार्लियामेंट में बोल रहे हैं जीएसटी से बेहतर विकल्प इस देश में नहीं हो सकता। अब कौन से मोदी की बात? सरकार को बने हुए लगभग 3 महीने के करीब यहाँ पर हो गए, अब क्या ऐसी उपलब्धियां रही जिसके कारण से कांग्रेस का हाथ लोकसभा चुनाव में भी लोग थाम करके रहेंगे? आप, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि अगर इस पॉइंट पे चुनाव लड़ना चाहे बीजेपी तो हम तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास उपलब्धियों से भरा हुआ है। इस देश के 100 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी देने का अगर किसी ने कंसेप्ट पूरा किया है, ये छोटी बात नहीं है इतने बड़ी डेमोक्रेसी में कि 100 करोड़ लोगों को रोजगार आप दे दो नरेगा के माध्यम से। और आज जब मिनिमम इनकम की गारंटी राहुल गांधी कह रहे हैं
तो अगर सरकार बनने दीजिए यूपीए की, हम आपको इसको लागू करके देंगे कि मिनिमम 72,000 रुपये सालाना 3,60,000 रुपये उस गरीब आदमी को पहुंचेगा जिस गरीब आदमी की न्यूनतम आय 12,000 भी नहीं है। और राजस्थान की सरजमी से मैं बोल रहा हूं ये बात कि 20% आबादी आज भी 12,000 की मिनिमम इनकम से नीचे है इस देश के अंदर। 5 करोड़ परिवार है, 25 करोड़ लोग हैं। आज जो राहुल गांधी ने इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया, इतना बोल्ड प्रॉमिस किया है, भारतीय जनता पार्टी बगलें झांक रही है। नहीं, आपको ये लगता है, बताइए मेरे को, आपको लगता है कि ये राहुल गांधी जो ये चुनाव उपलब्धियों पे होने चाहिए। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। बीजेपी चुनाव के पहले अलग चेहरा है, सत्ता में आने के बाद चेहरा अलग है। उसको हम प्रूव कर सकते हैं, आप कहोगे तो विजुअल्स के माध्यम से। लेकिन हमने अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, दिसंबर में चुनाव हुए विधानसभा के। हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किया, राहुल गांधी ने कहा चुनाव के दौरान कि हमारी सरकार बनेगी, 3 राज्यों में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। और मुझे खुशी है कहते हुए 2 दिन में कर्जा माफ किया हमारी सरकारों ने, और कैंप लगा के, और जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, मैं खुद कैंपों में गया हूं, उनको उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। 18,000 करोड़ किसानों के लिए राशि माफ की गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा। और जब हम लोग दिल्ली में थे सरकार में, 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया है। 15 उद्योगपतियों का बीजेपी 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है। हिंदुस्तान का किसान आत्महत्या कर रहा है, नंगे बदन प्रदर्शन कर रहा है, उसकी माली हालत जर्जर है। कांग्रेस मांग कर रही है, प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीज रहा है किसानों के लिए। जानना चाह रहा था, आपने बात कर दी। और ये राहुल गांधी की जो न्याय योजना जो आप बता रहे हैं कि 72,000 रुपये मिलेगा, आपको लगता है गेम चेंजर साबित होगी आपके लिए? 100%। अरे भाई एक बात बताइए मेरे को, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दिया नहीं, 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था ना 5 साल में। महंगाई उनसे कम हुई नहीं, किसान आत्महत्या करता रहा, किसान का कर्जा माफ किया नहीं उन्होंने। किसान के लिए कोई स्कीम लेके नहीं आए, और लाए तो कौन सी लाए? 6,000 रुपये, 500 रुपये महीना किसान को दे रहे हैं। इससे ज्यादा तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार, राजस्थान के लघु और सीमांत किसान को हम लोग जो पेंशन दे रहे हैं, 18,000 और 24,000 के स्लैब में किसान को पेंशन मिल रही है। आप 500 रुपये देके किसान के आंसू पोंछना चाह रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उसका। तो राजस्थान में जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। 21 फैसले लिए कांग्रेस की सरकार ने, किसान आयोग बनेगा यहाँ पे। हमने कहा था बेरोजगार नौजवानों को 3,000 रुपये महीने का, और हमारी बहनों को जो अनएम्प्लॉयड है उनको 3,500 रुपये महीने का हम भत्ता देंगे, हमारी सरकार ने लागू कर दिया। हमने कहा था कि हम बीपीएल परिवारों को, जो पिछली बार हम सरकार में थे 2 रुपये किलो में गेहूं दे रहे थे, हमने कहा इस बार अगर सरकार बनेगी हम 1 रुपये किलो में गरीब लोगों को गेहूं देंगे। और हमारी वो सरकार ने वादा पूरा कर दिया, चालू हो गया वो काम। हमने कहा किसान आयोग बनेगा। हमने कहा किसान की खेत पर अगर वो एग्रो बेस्ड यूनिट लगाना चाहेगा तो 10 हेक्टेयर तक उनको लैंड कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। और एक बड़ा फैसला बेरोजगार नौजवानों के लिए जो हमारी सरकार ने किया है, 3 साल तक जो भी नए उद्योग लगाना चाहे राजस्थान के अंदर, किसी प्रकार की कोई परमिशन की जरूरत नहीं, कोई लैंड कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। आप उद्योग लगाओ, सफलता हासिल करो, और उसके बाद 3 साल बाद आपको परमिशन वगैरह जो लेनी है, क्योंकि शुरुआत के दौर में कोई नौजवान उद्यम लगाना चाहता है, उसका दम तोड़ देती है आपकी लाल फीताशाही। उस लाल फीताशाही को हटाया हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने। फैसले इतने हुए हैं। आप ये बताइए, हमने कहा था जी, नहीं आप कह रहे हो ना, जो कहा वो किया। हमने कहा था पेंशन बढ़ाएंगे, जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में। इन्हीं आधार पर आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हम हैं, ये उपलब्धियां सारे गिना रहे हैं ना। उपलब्धियां लेकर के। हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया अभी, जी, उसमें नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश किया कि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे थे, और 2014 के बाद में उन्होंने यू टर्न कैसे किया, और हमने अपनी उपलब्धियां गिनाई। नेगेटिव कैंपेन नहीं है ये सच्चाई का कैंपेन है। और ये जो उपलब्धियों का कैंपेन है, ये पॉजिटिव कैंपेन है कि हमने जो डिसीजन लिए, उन डिसीजंस को हमने पैम्पलेट्स के माध्यम से हमारे पूरे कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठेंगे उनको ट्रेंड किया है, अभी वो आम जनता तक लेके जा रहे हैं। तो सरकार कांग्रेस की जब बनती है, क्यों बीजेपी वालों से पूछो, 2013 में इनकी सरकार बनी, 604 पॉइंट का इलेक्शन मैनिफेस्टो, सरकार बनने के साथ 163 लोग जीते,
डस्टबिन में डाल दिया उसको, इलेक्शन मैनिफेस्टो को। ये सैंटिटी है लोकतंत्र में। जब लोगों के पास आप जनादेश लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि हम आपसे ये वादा करते हैं, जब सरकार बन जाती है आप वादे को भूल जाते हैं। रघु जी, देश भर में भी गठबंधन का काफी शोर मचा हुआ है, गठबंधन का काफी शोर मचा हुआ है। राजस्थान के अंदर जो आपकी सरकार की जीत हुई तो केवल आधा फीसदी वोट आपको ज्यादा मिला था यहाँ पर बीजेपी से। इसके बाद में अगर बीएसपी का देखा जाए तो 4% के करीब उनको मिला है। आरएलपी एक नई पार्टी खड़ी हुई थी, 2.5% मिला है उनको। इन सबको मिला, लेकिन यहाँ गठबंधन पार्टी नहीं कर पाई। सोचते हैं कि अगर ये गठबंधन होता तो कुछ और आगे बढ़ पाते आप? देखिए, आपको अभी ताजा ताजा घटनाक्रम 2 दिन पहले का बता रहा हूं। राजस्थान में कुल 13 लोग निर्दलीय जीते हैं, और बाकी छोटे मोटे जो लोग निर्दलीय खड़े होंगे प्रदेश में जो जीत नहीं पाए, उन लोगों ने राजस्थान के इस चुनाव के अंदर 34 लाख वोट लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कितने? 34 लाख। उनमें से 12 निर्दलीय विधायकों ने, अभी राहुल गांधी जी 2 दिन पहले जयपुर आए थे, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पहले अगर उनको जोड़ लेते तो। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, रहते हैं। ये गेम चेंजर बता रहा हूं मैं आपको। न्याय कार्यक्रम हमारा अभी आया है, ये गेम चेंजर है। परसेंटेज का इजाफा हर चुनाव का अलग अलग होता है। आप उठा के देख लीजिए, आज तक 16 लोकसभा के चुनाव हुए राजस्थान में, 14 विधानसभा के चुनाव हुए। हर चुनाव का आप गणित उठा के देख लीजिए, परसेंटेज हर चुनाव में एक सा नहीं होता है, परसेंटेज बदलता रहता है। कभी हम बहुत आगे निकल गए, कभी हम बहुत पीछे रह गए। जनता का मूड समझिए, जनता ठगी सी महसूस कर रही है। आज किसान के चेहरे पे आंसू है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कोस रहा है नरेंद्र मोदी को। महंगाई की मार गरीब आदमी पे पड़ी है। आज तक बीजेपी ये नहीं बता पाई है कि हमने क्यों नोटबंदी थोपी इस देश पे, कितने हजार करोड़ रुपए नई करेंसी छापने में लगाए। अब व्हाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते? देश की जनता को पूरा हक है कि ये तानाशाही नहीं है कि एक रात में आप आएंगे टीवी पे और आप बोलेंगे ये नोट 500 का 1000 का कागज का टुकड़ा है कल से। अरे भाई, आपने कागज का टुकड़ा बना दिया, नई करेंसी छाप रहे हो। आपने उस वक्त कहा था काला धन लेके आएंगे। एक उद्देश्य नंबर 1 था नोटबंदी का, दूसरा उद्देश्य था कि आतंकवाद का खात्मा करेंगे। आज जनता पूछ रही है कि आप आतंकवाद का खात्मा कर लिया क्या? तीसरे दिन सीमा के सर्जिकल नहीं, तीसरे दिन नोटबंदी के जब आतंकवादी मारा गया सेना की मुठभेड़ में, उसकी जेब से 2000 रुपए की नई करेंसी का नोट निकला। क्या जवाब है मोदी सरकार के पास? ये नई करेंसी तीसरे दिन आतंकवादी की जेब में कैसे आ गई? मजाक बना रखा है देश का। आर्थिक स्थिति आज जर्जर हो गई। नोटबंदी के दुष्परिणाम पूरे देश ने भुगते हैं। कई लोगों की शादियां थी, माता बहनाएं जो सालों साल अपने पति से, परिवार से छुपा के एक हिडन अमाउंट रखती थी मुसीबत के लिए, उस पैसे को आपने उजागर कर दिया देश में। क्या फायदा निकला ये तो बताओ देश को। रघु जी, अभी जो पुलवामा के अंदर जो घटना हुई, बालटाल में हुई, जी? ये पुलवामा वाली जो घटना हुई, इसके बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक, सीमान जी, उसके बाद अब कांग्रेस की क्या रणनीति है इससे? मतलब जो जिस तरह का सेना माहौल, अपना राष्ट्रवाद का जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर, एक पार्टी जो बना रही है, उसके के खिलाफ आपकी क्या रणनीति, उससे निपटने के लिए? आप मेरे को एक बात बताइए, एक आप प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं, क्या इस देश में सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी की है? क्या सेना के ऊपर चुनाव होना चाहिए? बताइए आप मेरे को। सेना सबकी है, लेकिन सेना के साथ जब कभी भी देश पे तनाव होगा, दुश्मन देश आक्रमण करने की कोशिश करेगा, आतंकवाद सिर चढ़ेगा, पूरा देश सेना के साथ खड़ा रहता है। मेहरबानी करके, क्योंकि इनकी भाषा क्या हो गई है, जिनके पास मुद्दे नहीं है वो लोग ये कह रहे हैं आज कि कांग्रेस में मैंने कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है मेरी, मैं देशद्रोही हूं। अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, सुनिए, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं तो मैं राष्ट्रवादी, और बीजेपी नहीं है तो देशद्रोही। ये कौन सी परिभाषा इस देश के अंदर है? और ये सेना का इस्तेमाल इंदिरा गांधी से सीखो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने, 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। जनरल नियाजी जो उनका चीफ कमांडर था, उसको हिंदुस्तान की जेल में डाल दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आ गया, परवाह नहीं की। उसके बावजूद जब चुनाव में गई तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ गई। उसके बाद जब चुनाव में गई, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर गई। आप हिम्मत रखो चुनाव लड़ने की, उन मुद्दों पे चुनाव लड़िए। इस देश में विकास हो गया क्या पूरा?
जो वायदे आपने किए 14 में, जो आपने वादे किए, अगर हिम्मत है मोदी सरकार में, बीजेपी में, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़के दिखाए कि हमने 5 साल में इन पे ये अचीव किया है, तब तो चुनाव का मतलब है। जनता के जो सवाल जो अभी चल रहे हैं चर्चा के अंदर, उसमें एक चल रहा है कि जो राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, वो जो सॉफ्ट हिंदुत्ववाद के ऊपर जिन्होंने पिछला जो चुनाव रहा उसके अंदर रहे, तो अब लगता है कि वापस से उसी वो थीम इसके अंदर भी रखी जाएगी, इन चुनावों के अंदर भी। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का जितना मखौल उड़ाया है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न दिशा है। सुनिए मेरी बात, गाय की पूंछ पकड़ते हैं कभी, जब गाय की पूंछ छूट जाती है राम मंदिर पकड़ते हैं कभी। तो राहुल गांधी भी मंदिर गए हैं। राहुल गांधी, मेरी बात सुनिए, देश में चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। लोकतंत्र की बुनियाद हमारे देश के महान नेताओं ने क्यों रखी है, बताइए मेरे को। क्या मंदिर के लिए रखी, मस्जिद के लिए रखी, सेना को इस्तेमाल करने के लिए रखी? ये चुनाव हर 5 साल बाद आता है कि हम जनता की अदालत में जाते हैं, जनता हमको आशीर्वाद देती है, जनादेश देती है, हम वादे करके जाते हैं, दोबारा 5 साल बाद हमको लेखा जोखा देना पड़ता है। इसी स्वस्थ परंपरा पे इस चुनाव को रहने दीजिए मेहरबानी करके। जिन लोगों के पास आज अचीवमेंट नहीं है, उपलब्धियां नहीं है, जिन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया, वो लोग आज इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब जो प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, क्या मानते हैं इसका कुछ फायदा मिलेगा पार्टी? राजनीति में हर आदमी का अधिकार है, प्रियंका गांधी भी इस देश की नागरिक है, उनका भी अधिकार है। क्यों घबराहट है बीजेपी में इस बात से? जिस टाइम पे उनकी लॉन्चिंग हुई है, उससे पहले नहीं, लॉन्चिंग जो हुई है उनकी पार्टी के अंदर, ये एक बात बताइए, पहले हो जाती है तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होता पार्टी के अंदर। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज मान लो मैं कल राजनीति छोड़ देता हूं, आप कहोगे 15 साल पहले क्यों नहीं छोड़ी? अरे भाई, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं भी तो एक स्वतंत्र नागरिक इस देश का, मैं कब पॉलिटिक्स ज्वाइन करता हूं, कब नहीं ज्वाइन करता हूं, ये तो मेरा विशेष अधिकार है। इस पे भी टीका टिप्पणी इस देश के अंदर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन चुनावों के माध्यम से एक नई जो खबर अभी जो टिकट वितरण हुए हैं उसके अंदर एक आई है कि वैभव गहलोत भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2009 से लेकर के 2019 तक का समय निकाल दिया गहलोत साहब ने, क्या परिवारवाद का ठप्पा ना लगे इसके कारण से थोड़ा लेट हो गए क्या? राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव लड़े, वसुंधरा राजे का बेटा चुनाव लड़े, इनके हिमाचल के चीफ मिनिस्टर का लड़का ठाकुर चुनाव लड़े। वो सुनो, ये तो परिवारवाद नहीं है। और अगर वैभव गहलोत चुनाव लड़ ले, ये परिवार, धन्यवाद आपको, में बहुत टाइम लग गया ना। लेकिन नहीं टाइम, बात मैंने आपको क्या कहा, ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिसीजन है, इसमें परिवार का डिसीजन है। हो सकता है गहलोत साहब ने उनको अलाउ अब किया हो, पहले अलाउ नहीं किया हो, अपने परिवार के मुखिया के तौर पर अगर अशोक गहलोत जी ने उनको अलाउ नहीं किया हो, या पॉलिटिकल पार्टी ने कंसीडर नहीं किया हो, कई फैक्टर होते हैं। इसलिए कौन कब आएगा इस लोकतंत्र के महापर्व में, ये अनेक चीजों पर आधारित चीजें हैं। तो राजस्थान के चुनाव की पूछना चाह रहे हैं कि राहुल वर्सेज मोदी रहेगा या मोदी वर्सेज गहलोत रहेगा? देखिए, मोदी तो राजस्थान की सरजमीन से सेमीफाइनल पहले ही हार चुके हैं। अभी 2 महीने पहले चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी ना राजस्थान में सरकार बनाने का, क्या हुआ? जब सेमीफाइनल कोई टीम नहीं जीतती है तो फाइनल तो कहां से जीतेगी बताइए आप मेरे को। तो नरेंद्र मोदी को राजस्थान से कांग्रेस निराशा हाथ लगेगी। कांग्रेस कहीं उसी कॉन्फिडेंट में तो नहीं रह जाएगी कि केवल सेमीफाइनल जीत लिया तो फाइनल भी हम? हमारा देखो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, लेकिन चुनावी रणनीति होती है, कॉन्फिडेंस होता है आदमी को हमारी तैयारी पे। हमने टारगेट इसीलिए फिक्स किया है कि हम 25 की 25 लोकसभा सीट राजस्थान में जीत के दिखाएंगे। और आ रहा 23 मई, परिणाम जिस दिन आएंगे आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तो जनता के बीच से भी कुछ सवाल हम लेना चाह रहे हैं, जो पूछना चाहें रघु जी से डायरेक्ट सवाल, क्योंकि जनता के सवाल भी सीधे रघु जी जो हैं वो देने के अंदर काफ़ी वो रहते हैं। तो हाँ पूछिए मैडम, नाम बता दीजिए फिर पूछिए। हाँ हाँ पूछिए, आपका ही दे दो ना, ये ले लीजिए माइक, ये ले लो मैडम। Hello. Yeah. हाँ जी, Good morning. गुड मॉर्निंग। My name is Alka Batra.
आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर एंड मैं फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हूँ और आई एम फाउंडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर और जयपुर की प्रबुद्ध नागरिक अपने आप को मानती हूँ। राजस्थान से पिछले 40 सालों से हम 45 सालों से राजस्थान में हैं। मैं अभी रघु शर्मा सर की काफ़ी सारी बातें सुन रही थी और सब पॉलिटिक्स पे चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग और बीजेपी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है और सब कुछ कर रहे हैं। मेरे को एक मुद्दा सर आपसे एक क्वेश्चन है कि सब आवाज़ नहीं आ रही सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ आ रही है। सीधा सवाल अगर आप पूछेंगे जी, तो जी, जी। ज़्यादा रहेगा कि जैसे अभी टिकट बांटने की अगर वो बात करें, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं कि 60 साल 70 साल ये वो हम लोग ने इतनी उपलब्धियां करी और ये नहीं करी, लेकिन अगर टिकट बांटने की बात होती है तो क्या एक ही परिवार की महिलाओं में लीडरशिप क्वालिटी है? सिर्फ इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा गांधी? और कोई महिलाओं को हमारे को चांस नहीं देना चाहिए? 33% रिजर्वेशन की बात चल रही है और अगर टिकट बांटने की बात करें चाहे वो विधानसभा के लिए हो या लोकसभा के लिए हो, अगर राजस्थान से ही अगर हम देखें तो आप देखिए कितना रिप्रेजेंटेशन है हमारी महिलाओं का उसमें। ये पॉलिटिक्स जो है ना मैडम, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पे चलती है। अगर जनता जिसको नेता मानती है ना, वही नेता है इस देश के अंदर डेमोक्रेसी में। इच्छा तो बहुत सारे लोगों की होती है, लेकिन पब्लिक एक्सेप्टेंस से जुड़ी हुई चीजें हैं ये। अगर प्रियंका गांधी जा रही है कहीं, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं उनको सुनने हैं, तो ये कोई न कोई उस परिवार का कंट्रीब्यूशन है देश के अंदर। 2 शहादतें हुई हैं। राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। इस उपमहाद्वीप में शांति कायम करने के लिए टेररिस्ट ने उनको मौत के घाट उतारा। पंजाब में खालिस्तान को रोकने के लिए इंदिरा गांधी की शहादत हुई। 36 गोली निकली है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के। तो ये कुर्बानियों का देश है। और जिस परिवार की मान्यता है, अगर मान लो आपके कहने से कुछ नहीं होता है, देश की जनता में मैंडेट लिया जाता है। सोनिया गांधी 4 बार एमपी बन गई हैं, राहुल गांधी तीसरी बार एमपी बन चुके हैं। अगर लोग पसंद करेंगे तो इसका इलाज किसी के पास नहीं है लोकतंत्र के अंदर। और हमारी पार्टी जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है, अगर वो सोनिया गांधी को गर्व से नेता मानती है तो इसमें किसी को सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता दूं आपको। और सोनिया गांधी के माध्यम से इस देश में सैकड़ों महिलाओं ने पार्लियामेंट में कदम रखा है, देश की विधानसभाओं के अंदर कदम रखा है, राजनीति में नए पायदान उन्होंने स्थापित किए हैं। इसलिए ये कहना कि ये परिवारवाद है, ये सोनिया गांधी आ गई, प्रियंका गांधी आ गई तो आ गई, लोग स्वीकार करेंगे तभी तो नेता रहेगी। रघु जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप पधारे, हमेशा से इंडिया न्यूज़ के आप साथ रहे हैं, आगे भी इंडिया न्यूज़ के जो कार्यक्रम रहेंगे उसके अंदर भी आप साथ में रहेंगे, ऐसी उम्मीद और आपके साथ में आशा है। हमारे जो अगले अतिथि हैं कार्यक्रम के, वो भी कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। आपका इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं महाराज साहब का स्वागत करता हूँ।